अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो इस वीडियो में हम लोग समर 2017 क्वेश्चन नंबर 5 एक आईकेप के पास पेपर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि लर्निंग कर्व के टॉपिक का क्वेश्चन है। और बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर आई होप कि आप सब जो है वो लर्निंग कर्व के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हो और उसके बाद इस वीडियो देखने का आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सवाल को रीड करते हैं और साथ साथ सॉल्व भी करते हैं। रिक्वायरमेंट पर एक बार आपकी नज़र में डलवा दूँ तो लिखता है कंप्यूट दी बिड प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस दैट एसेट शुड कोट इन ऑर्डर टू अर्न अ मार्जिन ऑफ 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। और 12 मार्क्स का सवाल है। एनीवेज, हम सवाल पढ़ते पढ़ते उसको डिस्कस करते करते सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों के लर्निंग कर्व के बेसिक लेक्चर जो है वो मुकम्मल होने चाहिए। सवाल कहता है सिग्मा लिमिटेड एसएल प्रोड्यूसेस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स स्पेसिफिकेशंस। इट हैज़ रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ 2500 यूनिट्स। एक कंपनी है और वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाती है और उसके पास एक ऑर्डर आया है 2500 चीज़ें बनाने का। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रोडक्शन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन बैचेस ऑफ 50 यूनिट्स ईच। जो प्रोडक्शन होती है वो 50-50 के बैचेस में होती है। इसका मतलब सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ बैचेस ढूंढ देते हैं कि कितने बैचेस होंगे। जनाब 2500 यूनिट्स डिलीवर करने हैं और एक यूनिट में अगर 2500 यूनिट्स डिलीवर करने हैं और एक बैच में अगर 50 यूनिट्स हैं तो इसका मतलब 50 बैचेस की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, फिर लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच इज एस्टिमेटेड एज अंडर। ये पहले बैच की कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 200 किलो की 64,800। तो हम एक काम करते हैं, मटेरियल कॉस्ट पर केजी। 1 किलो की मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी? 64,800 रुपीज़ के 200 किलो हैं तो 1 किलो आता होगा 324 रुपीज़ का। यह आपका रुपीज़ पर केजी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एट नॉर्मल रेट 300 आवर्स एंड 60,000 रुपीज़ की कॉस्ट। तो अगर हम लेबर कॉस्ट पर आवर कैलकुलेट करें, लेबर की कॉस्ट पर आवर कैलकुलेट करें तो वो सिंपली होगी 60,000 डिवाइडेड बाई 300। 60,000 डिवाइडेड बाई 300 इज़ 200 रुपये, 200 रुपीज़ पर आवर। ठीक है जी, ये लेबर की कॉस्ट हो गई। ओवरहेड्स एट नॉर्मल रेट 300 आवर्स 75,000। अच्छा जी, ओवरहेड्स की अगर हम कॉस्ट पर आवर निकाल लें, ओवरहेड्स कॉस्ट पर आवर भी साथ निकाल लें, ओवरहेड्स कॉस्ट पर आवर, तो ये आ जाएगी आपकी 75,000 डिवाइडेड बाई 300 यानी कि 250 रुपीज़ पर आवर। ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट 10 बैचेस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट 10 बैचेस, material wastage is expected to be reduced from 8% to 6%। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलता है कि 10 बैचेस के बनाने के बाद मटेरियल की जो वेस्टेज है वो इम्कान ये है या एक्सपेक्टेड ये है कि वो 8% से 6% हो जाएगी। 8% से 6% जो है वो वेस्टेज हो जाएगी, यानी कि वेस्टेज कम हो जाएगी। नाउ व्हाट इज़ वेस्टेज? देखो, बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उसमें वेस्ट एग्जिस्ट करता है और वो वेस्ट जो होता है उसके बाद जो बच जाता है वो मेरे फिनिश गुड्स में नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये कंपनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बना रही है। लेट से मैं आप लोगों को एक सीधी सीधी मिसाल देता हूँ। लेट से आप अपने कपड़े सिलवा रहे हो, आप अपने कपड़े सिलवा रहे हो, ठीक है ना। आपने 5 मीटर कपड़ा ख़रीदा, 5 मीटर कपड़ा ख़रीद कर दर्जी को दिया। आपने 5 मीटर कपड़ा ख़रीद कर 5 मीटर कपड़ा दर्जी को दिया और दर्जी को बोला भाई इसका सूट सी दो। तो ये जो आपने कपड़ा ख़रीदा ये कहलाएगा आपका इनपुट, ठीक है ना। और जाहिर है अगर आप 5 मीटर कपड़ा ख़रीदोगे और लेट से एक मीटर अगर 10 रुपये का, 1 मीटर अगर 10 रुपये का, तो आपका खर्चा कितना हुआ होगा? अगर 1 मीटर 10 रुपये का है और आपने 5 मीटर ख़रीदा है तो आपका खर्चा हुआ होगा 50 रुपये। आई रिपीट, अगर आपने 5 मीटर कपड़ा ख़रीदा ये कहलाता है इनपुट, और अगर 1 मीटर 10 रुपये का है तो आपका खर्चा हुआ 50 रुपये। अब हुआ ये कि जब आपने वो दर्जी को कपड़ा ला कर दिया तो जो आपका आउटपुट यानी कि जो आपके सिले हुए कपड़े होंगे उसमें 5 मीटर नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा सर? भाई कटिंग की वजह से, डिज़ाइनिंग की वजह से, कपड़े को शेप देने की वजह से, सिलाई देने की वजह से कुछ ना कुछ कपड़ा ज़रूर ज़ाया हुआ होगा। मिसाल के तौर पे लेट से 0.5 मीटर कपड़ा जो है ना वो ज़ाया हो गया, ये कहलाता है लॉस। तो अगर मेरा इनपुट 5 मीटर्स है और मेरा लॉस 0.5 मीटर्स है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो आउटपुट होगा ना वो 4.5 मीटर होगा। आई रिपीट, आपने 5 मीटर का इनपुट किया, आपने 5 मीटर का इनपुट किया, कटिंग की वजह से, सिलाई की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर आधा मीटर ज़ाया हो गया, तो आपका जो टी शर्ट या शर्ट या जो भी आपने बनवाया है उसमें ज़ाहिर है कि 5 मीटर कपड़ा नहीं होगा, 4.5 मीटर कपड़ा लगा हुआ होगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि यार इस शर्ट बनाने के लिए तुमने कितने का कपड़ा ख़रीदा या कितने का कपड़े का खर्चा किया, तो तुम ये नहीं कहोगे कि एक मीटर 10 रुपये का आता है और 4.5 मीटर के 10 रुपये के हिसाब से 45 रुपये हुए। नहीं, आपने ख़रीदा कितना था? आपने ख़रीदा तो 50 रुपये का था ना। उस 50 रुपये के 5 मीटर में से आधा मीटर ज़ाया हो गया और 4.5 मीटर जो है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में यानी कि आउटपुट में लगा हुआ है। तो आप ये कहोगे कि आपने जो खर्चा किया वो 5 मीटर का किया, आपने जो खर्चा किया वो 50 रुपये का किया। उस 50 रुपये के 5 मीटर के खर्चे में आपका एक शर्ट बना या जो भी आपका एक फाइनल प्रोडक्ट बना जो कि 4.5 मीटर बना। ठीक है, ये आफ्टर लॉसेस है, ये बिफोर लॉसेस है, ये इनपुट है जो आपने ख़रीदा जिसका आपने खर्चा किया, या आपके लॉसेस हैं। लॉसेस के बाद जो बच गया वो आपका आउटपुट है जो आपके फाइनल प्रोडक्ट में नज़र आएगा। तो इसी तरह से अगर हम अपने केस की बात करें तो हमारे केस में देखो हुआ ये है कि 200 किलोग्राम जो है वो डायरेक्ट मटेरियल ख़रीदा गया है। ये आपका इनपुट है, 200 किलोग्राम डायरेक्ट मटेरियल ख़रीदा गया है, ये आपका इनपुट है। ये वाज़े तौर पर सवाल में पॉइंट नंबर 1 में मेंशन है। वो बोलता है पहले 10 बैचेस बनाने के लिए जो वेस्टेज है ना वो 8% है और उसके बाद वो वेस्टेज 6% हो जाएगी। पहले जब आपने 10 बैचेस बनाए होंगे तो उस पर जो वेस्टेज है वो क्योंकि 8% है, तो हुआ ये होगा कि अगर आपने 200 किलो ख़रीदा तो 200 किलो का 8%, 200 किलो का 8% यानी कि 16 ज़ाया हो जाएगा। 200 किलो का 8% यानी कि 16 ज़ाया हो जाएगा। और जो आपका आउटपुट होगा उस आउटपुट में आपको जो नज़र आ रहा होगा वो 200 में से 16 माइनस कर दो तो 184 आ रहा होगा। अगर आपने 200 किलो का इनपुट ख़रीदा, 200 किलो के इनपुट में से 8% ज़ाया हो गया यानी कि 16 ज़ाया हो गया, आपका आउटपुट जो है वो उसमें 184 किलो नज़र आ रहा है। ये रेशो चल रहा है, इसको दिमाग में बैठाओ। देखो आपने 200 किलो ख़रीदा, 200 किलो ख़रीदा, आपने इनपुट किया, 8% ज़ाया हो गया यानी कि 16 ज़ाया हो गया और 184 आपके आउटपुट में नज़र आ रहा है। और इसका आपने ख़र्चा जो किया था वो 64,800 किया था। अब देखो आपको बनाने कितने बैचेस हैं सर? 50 बैचेस बनाने हैं। आपको बनाने कितने बैचेस हैं? 50 बैचेस बनाने। मैं यहाँ पे ज़रा मटेरियल की जो कॉस्ट होगी ना पूरे 2500 यूनिट्स बनाने के लिए उसकी अगर वर्किंग करूँ तो फर्स्ट 10 बैचेस है उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट तो 64,800 इंटू 10 ही होगी। जो पहले 10 बैचेस हैं उसकी कॉस्ट तो 648,000 ही होगी। फर्स्ट 10 बैचेस की कॉस्ट 648,000 ही होगी। फर्स्ट 10 बैचेस की कॉस्ट 648,000 ही होगी। उसमें 200 किलो आपने ख़रीदा होगा, 16 किलो ज़ाया हुआ होगा, 184 किलो आउटपुट में होगा और आपका ये खर्चा हुआ होगा। अब ये लॉसेस कम हो गए और 6% हो गए। जब लॉसेस कम होते हैं, जब चीज़ें ज़ाया कम हो रही होती हैं, जब कम ज़ाया हो रहा होता है तो मैं ख़रीदारी भी कम करता हूँ, यानी कि मैं इनपुट भी कम देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कम ज़ाया होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसका आउटपुट या उसमें जो नेट क्वांटिटी होनी चाहिए या आफ्टर लॉसेस क्वांटिटी होनी चाहिए वो तो 184 ही होनी चाहिए। ये बात तो तय है, सही है ना? मिसाल के तौर पे लेट से आपने 5 मीटर कपड़ा ख़रीदा, आधा मीटर ज़ाया हो गया, आपके शर्ट पे 4.5 मीटर कपड़ा, सही है ना? अब दर्जी बोलता है कि यार जनरली आप अभी तक मुझे 5 मीटर ख़रीद कर देते थे, आधा मीटर ज़ाया होता था, शर्ट पे 4.5 मीटर होता था। अब आपका जो 4.5 मीटर लगता है शर्ट पे यानी कि नज़र आता है बज़ाहिर तौर पर या आउटपुट होता है, मैं नई मशीन्स लेकर आया हूँ, लॉसेस कम होंगे तो आप 5 मीटर खरीद कर नहीं देना, आप 4.8 मीटर्स खरीद कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि शर्ट में कम होगा या फाइनल प्रोडक्ट में कम होगा या आउटपुट कम होगा, आउटपुट की तो क्वांटिटी सेम रहेगी। लॉसेस कम होने की वजह से आप खरीदारी कम करोगे। अब कितनी कम खरीदारी करोगे? देखो ये 184 अब आउटपुट है, ये तो कांस्टेंट है, जैसे पहले था वैसे ही है।
अब इनपुट कितना होगा उसके लिए आप इक्वेशन बना लो कि जितना भी मैं ख़रीदूंगा यानी कि एक्स, जितना भी मैं ख़रीदूंगा यानी कि एक्स, उसका 6% ज़ाया हो जाएगा यानी कि 6% ऑफ एक्स। और आप इक्वेशन बनाओ एक्स माइनस 6% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 184। एक्स माइनस 6% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 184। एक्स माइनस 6% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 184। तो एक्स में से जब 6% ऑफ एक्स माइनस करोगे तो 0.94 एक्स इज इक्वल्स टू 184, और आपके x की जो वैल्यू होगी वो होगी 184 डिवाइडेड बाई 0.94। तो ये आप 195.7447 अब खरीदोगे, यानी कि आपका जो इनपुट होगा ना, आपका जो इनपुट होगा वो 195.7447 होगा। इसका 6% क्या होगा, इसका 6% ज़ाया हो जाएगा, इसका 6% ज़ाया हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो कितना होगा, 184 होगा। इनपुट, लॉस और आउटपुट, ठीक है, इनपुट, लॉस और आउटपुट। आपका इनपुट 195.7447 होगा, इसका 6% ज़ाया हो जाएगा, इसका 6% ज़ाया हो जाएगा, जो आपका आउटपुट होगा वो 184 होगा। तो इफेक्टिवली होगा ये कि आपका खर्चा कम होगा। अब आप 195.744 अगर ख़रीदते हो, और जैसे कि आपने कैलकुलेट किया कि 1 किलो 324 का आएगा, तो आपका जो खर्चा होगा ना मटेरियल का वो 324 मल्टीप्लाइड बाई 195.7447 यानी कि 63421.28 होगा। अच्छा जी, अब आपके जो बैच नंबर 11 टू 50 बैचेस हैं, बैच नंबर 11 से लेकर बैच नंबर 50 जो बैचेस हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, आपके नए लॉस के बाद वाली कॉस्ट मटेरियल की मल्टीप्लाइड बाई 40, बिकॉज 40 बैचेस है ना, पहले 10 बैचेस तो पिछली कॉस्ट पे बने और नए 40 बैचेस जो है ये नई वाली वैल्यू के हिसाब से रिड्यूस होंगे। तो आपकी जो मटेरियल की टोटल कॉस्ट है वो 3184851 बनेगी, 50 बैचेस की कॉस्ट, ठीक है ना। ये पहले 10 बैचेस की कॉस्ट, ये अगले 40 बैचेस की कॉस्ट, और ये टोटल कॉस्ट। यहाँ तक आप लोग आराम से तसल्ली से दोबारा से वीडियो देखकर और इसको कंफर्म करें, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ये सारी की सारी मैंने मटेरियल से रिलेवेंट वर्किंग करी है। अब आ जाते हैं हम आगे, और हाँ, जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप पर क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं अगर कोई हो तो। अब अगले में लिखा हुआ है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू लर्निंग कर्व इफेक्ट कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बैच will require 300, 240, 221 and 211 hours respectively. This learning effect would continue till completion of 22 batches only. Learning effect at various learning levels is as under. अच्छा जी, अब लर्निंग कर्व का ये चैप्टर है और इसी का सवाल है, और आई होप कि आपकी इस पे ग्रिप बहुत अच्छी है और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर लर्निंग के मल्टीपल रेट्स दिए हुए हैं, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस सवाल में कौन सा रेट अप्लाई होगा। तो अब मैं लेबर की वर्किंग कर रहा हूँ। देखो, लेबर का रेट आइडेंटिफाई करने के लिए आप टेबल बनाओ, यूनिट्स, एवरेज टाइम और टोटल टाइम, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट्स मल्टीपल ऑफ 2 में चलता है, सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं 1 2 4 इस तरह से। अच्छा, सवाल की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पहला वाला बैच यहाँ पे यूनिट्स नहीं बैच वाइज लर्निंग हो रही है, तो पहला वाला जो बैच है वो 300 घंटे में बन रहा है। टोटल टाइम फॉर फर्स्ट बैच इज 300, टोटल टाइम फॉर फर्स्ट बैच इज 300, टोटल टाइम फॉर फर्स्ट बैच इज 300। अच्छा, सवाल की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पहला बैच 300 और दूसरा बैच 240 घंटे में बन रहा है। सवाल की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पहला बैच 300 और दूसरा बैच 240 घंटे में बन रहा है। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों दोनों बैचेस मिलाकर, पहला बैच दूसरा बैच, पहला बैच दूसरा बैच, पहला बैच और दूसरा बैच दोनों मिलाकर, पहला बैच और दूसरा बैच दोनों मिलाकर 540 आवर्स में बन रहा है। और सवाल की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पहला बैच 300, दूसरा बैच 240, तीसरा बैच 221 और चौथा बैच 211 आवर्स में, यानी कि चारों बैचेस का टोटल टाइम 972 है। अब मैं एवरेज टाइम निकाल लेता हूँ, टोटल टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बैचेस, टोटल टाइम नंबर ऑफ बैचेस से डिवाइड, टोटल टाइम नंबर ऑफ बैचेस से डिवाइड। देखो, जो लर्निंग का रेट लगता था ना वो इस पे लगता है, जो लर्निंग का रेट लगता है वो एवरेज टाइम पर लगता है, जो लर्निंग का रेट लगता है वो एवरेज टाइम पर लगता है। तो 300 का कितना परसेंट 270 होता है? आई बिलीव कि 300 का 90% 270 होता है, और 270 का कितना परसेंट 243 होता है? आई बिलीव 90%। तो इस सवाल का एप्लीकेबल लर्निंग का रेट जो है ना वो नेगेटिव 90% और नेगेटिव 0.152 भी है।
अच्छा 22 बैचेस पर लर्निंग रुक जाएगी, तो हम टोटल टाइम फॉर 22 बैचेस ढूंढेंगे, उसमें से टोटल टाइम फॉर 21 बैचेस माइनस करेंगे तो 22nd बैच का टाइम आएगा। पहली एक्सरसाइज तो ये होती थी। और इसका तरीका क्या होता था, ए यानी कि पहले बैच पे लगने वाला टाइम, ए यानी कि पहले बैच पे लगने वाला टाइम यानी कि 300। देखो पहले बैच की इंफॉर्मेशन दी हुई है, पहले बैच पे 300 घंटे लगते हैं, तो ए यानी कि पहले बैच पे लगने वाला टाइम 300 इंटू एक्स यानी कि 22 पावर बी, पावर बी यानी कि पावर -0.152, ये ए एक्स पावर बी फॉर्मूला जो हमने सीखा है, ए एक्स पावर बी, जिससे मेरे पास एवरेज टाइम आता है, इसको मैं 22 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 22 बैचेस का टोटल टाइम आता है। ए इंटू एक्स पावर बी से 22 बैचेस का एवरेज टाइम इंटू 22 बैचेस का टोटल टाइम आया। 21 बैचेस के टोटल टाइम के लिए अगेन ए इंटू एक्स पावर बी। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज़ी से सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आई एज्यूम कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट से सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं। ये 21 बैचेस का टोटल टाइम आया और डिफरेंस है हमारे पास 22nd बैच का टाइम आ गया जो कि तकरीबन 160 बन रहा है। तो अब हम टोटल टाइम ढूंढ लेते हैं, टोटल टाइम जो कि 50 बैचेस पे लगा होगा। टोटल टाइम जो 50 के 50 बैचेस बनाने के लिए लगा होगा वो ऐसे आ सकता है कि 4126 या 4125.681, ये पहले 22 बैचेस का टाइम हो गया, ये पहले 22 बैचेस का टाइम हो गया। उसके बाद ये वाला टाइम मल्टीप्लाइड बाय 28 ताकि 50 तक पहुंच जाए। पहले 22 बैचेस का टाइम 4125.681, उसके बाद जितने भी बैचेस बना रहा हूँ वो 159.5855 आवर्स में बन रहे हैं और ऐसे 28 बैचेस हैं। तो इसको अगर हम टोटल करते हैं तो ये आता है तकरीबन 8594 ये टोटल टाइम लग रहा है टू प्रोड्यूस 50 बैचेस। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? आई होप कि आप सबके बात समझ में आ रही होगी। और ये सारी फॉर्मूले से लिंक जो शीट है वो मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड कर भी दे दूंगा। ठीक है ना, तो टोटल टाइम लग रहा है 8594 आवर्स। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ज़रा सवाल की और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आखिरी इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है एस एल वर्क्स अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स पर डे फॉर द अबव ऑर्डर एस एल कैन स्पेस 7000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी कि 7000 डायरेक्ट लेबर आवर्स तो अवेलेबल है और बाकी ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। ओवर टाइम आवर्स कैन बी वर्कड एट 1.6 टाइम्स द नॉर्मल रेट। ड्यूरिंग दी ओवर टाइम आवर्स ओवर रेट्स विल इंक्रीज बाई 40%। जनाब आप सवाल पहले से पढ़ लें ताकि आप लोगों को इतना ज़्यादा मसला ना हो। मैं ज़रा इसकी वर्किंग करता हूँ। देखो हमें ये 50 बैचेस बनाने के लिए 8594 आवर्स काम करवाना है। सवाल ये कहता है कि 7000 घंटे का तो काम हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। बहरहाल उसके ऊपर आपको जो है वो ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये टोटल टाइम चाहिए और इतने घंटे काम हो सकता है तो इतने घंटे मुझे ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये ओवर टाइम हो गया। अब लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी? देखो नॉर्मल जो लेबर का पर आवर रेट है वो आपने 200 रुपये कैलकुलेट किया था। नॉर्मल जो लेबर का पर आवर रेट है वो 200 रुपये कैलकुलेट किया था। नॉर्मल रेट आपका जो है वो 200 रुपये है। अच्छा जी, ओवर टाइम रेट कितना होगा? ओवर टाइम रेट होगा 200 मल्टीप्लाइड बाई ओवर टाइम के वक्त रेट कितना ज़्यादा होता है 1.6 टाइम्स दी नॉर्मल रेट, तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो 320। तो अब लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी? लेबर की अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो पहले जो 7000 घंटे हैं उनके 200 रुपये के हिसाब से पेमेंट होगी और ऊपर के 1594.074 घंटे हैं उनकी 320 के हिसाब से पेमेंट होगी, यानी कि टोटल 1910104 तकरीबन ये आपकी वैल्यू बन रही है, या आपके पास लेबर की जो है वो कॉस्ट आ रही है। ठीक है ना, 1910104 पहले 7000 घंटे के 200 रुपये के हिसाब से और ऊपर के 1594 घंटों के 320 रुपये के हिसाब से लेबर की कॉस्ट आ गई हमारे पास। ठीक है, लेबर की कॉस्ट आ गई हमारे पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। अब हमें ओवरहेड्स की कॉस्ट चाहिए, ओवरहेड्स की कॉस्ट निकालते हैं। ओवरहेड्स की कॉस्ट लेबर से सिमिलर निकलेगी। पहले जो 7000 घंटे हैं उसका जो आली रेट होगा वो आपने कैलकुलेट किया था 250 रुपये। कैसे? 75,000 को 300 से डिवाइड कर जो सवाल में पहले बैच की इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन सवाल ने आगे क्या कहा? सवाल ने आगे कहा कि अगर कोई ओवर टाइम होगा, यहाँ लिखता है ड्यूरिंग दी ओवर टाइम आवर ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 40%। ड्यूरिंग दी ओवर टाइम आवर्स ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 40% का मतलब यह है कि ये जो ओवर टाइम के आवर्स हैं इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 250 इंटू 1.4 से। 40% इंक्रीज करने का मतलब है 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी ओवरहेड्स की कॉस्ट आ गई।
अब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी? टोटल कॉस्ट का मतलब है मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स, ठीक है ना। 6,754,881 ये मेरी टोटल कॉस्ट है। इसमें मटेरियल भी शामिल है, इसमें लेबर भी शामिल है, इसमें ओवरहेड्स भी शामिल है, इसमें मटेरियल भी शामिल है, इसमें लेबर भी शामिल है, इसमें ओवरहेड्स भी शामिल है। और सवाल की फाइनल रिक्वायरमेंट ये थी कि बिड प्राइस बताओ। अगर मुझे 25% मार्जिन चाहिए सेलिंग प्राइस का, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस एक्स है, मुझे मालूम नहीं है। कॉस्ट मेरी जो है वो 6,754,881 है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए वो सेलिंग प्राइस का 25% चाहिए, यानी कि 25% ऑफ एक्स चाहिए। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 25% एक्स का मतलब 0.25 होता है। लेफ्ट साइड पर एक्स है, एक्स माइनस 0.25 एक्स इज इक्वल्स टू 6,754,881, ठीक है ना। और इस हिसाब से अगर मैं एक्स में से 0.25 माइनस कर दूं और 6,754,881 डिवाइडेड बाई 0.75, तो जो मेरी जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो 9,900,6,508, ये मेरा जो है वो फाइनल आंसर होगा, तकरीबन 9 मिलियन। आप सब इस लेक्चर को बहुत 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 अच्छे से देखें, हर चीज़ को कॉपी करें। थोड़ा सा मैंने अपनी पेज तेज़ रखी है, एज्यूमिंग कि आप लोग ये चीज़ें पहले लर्निंग करके टॉपिक को अच्छे से देख चुके हो। जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हो मुझसे ये एक्सेल की शीट मांग लें। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने ये सवाल सॉल्व किया था पार्ट 1 में, लेकिन एक छोटी सी फॉर्मूले में हमने गलती कर दी थी। हमने गलती से 2,536,851 वाली अमाउंट ले ली थी, जबकि जो मटेरियल की टोटल कॉस्ट है वो 3,184,859 है। तो उस हिसाब से ये टोटल कॉस्ट चेंज हुई है। टोटल कॉस्ट के बाद इस इक्वेशन में जो हमने वैल्यूज़ इनपुट करी थी वो थोड़ी सी चेंज हुई है। इन चीज़ों को काइंडली अपने पास करेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया।